हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का यहाँ पे शांति शिक्षा एवं सतत विकास, ये आपका 8वां प्रश्न पत्र। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपका पवन सीरीज का बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, शांति शिक्षा के निहितार्थ हैं। इसमें देखिए आ ऑप्शन है, लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना। बा है यहाँ पे, उन्हें शांति का उपभोक्ता बनाने के बजाय उसका सर्जक बनाना। और आ बा दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए शांति शिक्षा के निहितार्थ हैं, इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आ और बा दोनों। यानी कि शांति शिक्षा के निहितार्थ में है कि लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने के लिए सशक्त बनाना। शांति का मतलब कि किसी भी तरह की हिंसा ना हो, लोग शांति से अपना जीवन यापन करें, राष्ट्र में शांति बना के रखें, पूरे विश्व में शांति बना के रखें और उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने के बजाय उसका सर्जक बनना। यानी कि उसको केवल हमें उपभोक्ता नहीं बनना शांति का, बल्कि उसको शांति को हमारे अपने चारों तरफ वातावरण में फैलाना, अपने देश अपने विश्व में शांति का माहौल बना के रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा है, सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाएं हैं। बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना। और यहाँ पे देखिए बा है, अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना। सा है, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास करना। उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाएं हैं, तो ये सभी प्रक्रियाएं सामाजिक विकास के अंतर्गत आती हैं। यानी कि दा ऑप्शन आपका सही होगा, जिसमें बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना चाहिए। यानी कि जो हमारे समाज में मान्य व्यवहार हैं उन्हीं व्यवहारों को करना है। अनुमोदित सामाजिक भूमिका भी अदा करनी है, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास भी करना है। यानी कि समाज के अनुरूप ही हमें कार्य करते चलना है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा, व्यक्तित्व से अभिप्राय है। व्यक्तित्व के प्रगति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक। और यहाँ पे देखिए बा है, व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुणों को समाहित रहते हैं, दोनों प्रकार के गुण समाहित रहते हैं। और यहाँ पे देखिए सा है, व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व से अभिप्राय, हम लोगों ने पर्सनालिटी चैप्टर पढ़ा था। तो दोस्तों, व्यक्तित्व जो होता है वो प्रकृति का संगठनात्मक और गत्यात्मक पहलू है, ये भी हमने पढ़ा था। और व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के गुण समाहित होते हैं, शारीरिक गुण भी होते हैं और मानसिक गुण भी होते हैं। और व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। यानी कि जो हमारा वातावरण है उससे हम किस तरह से समायोजन कर रहे हैं, उससे ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ये उपरोक्त सभी, यानी कि यहाँ पे द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्यक्तित्व को निखारने में बाधक तत्व है। दूसरों को सम्मान न देना, गाली देना, बात बात में झगड़ा करना। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखिए व्यक्तित्व को निखारने में ये सारे तत्व बाधक हैं, क्योंकि दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे तभी हमारा जो व्यक्तित्व है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। और दूसरों को गाली दे रहे हैं या फिर बात बात में झगड़ा कर रहे हैं, तो एक तरह से यहाँ पे जो व्यक्तित्व है वो समायोजित व्यक्तित्व नहीं माना जाएगा। इसलिए ये उपरोक्त सभी है जो व्यक्तित्व को निखारने में बाधक हैं। तो यहाँ पे आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्यक्तित्व के गुण हैं ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा, सहयोग एवं परोपकार, सत्य बोलना। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये भी आपका बिल्कुल द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व के ये सारे गुण हैं, सहयोग और परोपकार भी करना है, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता भी रखनी है और साथ ही सत्य भी बोलना है। तो यहाँ पे आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच परस्पर होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया आधार है। सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा, संघर्ष एवं व्यवस्था, आत्मीकरण। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच परस्पर होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया के आधार सहयोग और प्रतिस्पर्धा, संघर्ष एवं व्यवस्था भी है और आत्मीकरण भी है। तो यानी कि यहाँ पे आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, सारी शिक्षा शांति के लिए ही है, ये कथन किसका है? गांधी जी का, स्वामी विवेकानंद जी का, मारिया मॉन्टेसरी का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें देखिए आपका सही आंसर दिया है मारिया मॉन्टेसरी का। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं आपका। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग जब शांति शिक्षा पढ़ रहे थे तो उसमें हमने शांति शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य सब कुछ देखा था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका है कि शांति शिक्षा द्वारा हिंसा से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करना और प्रशिक्षुओं को हिंसा के विभिन्न रूपों से आगाह करना और हिंसा से निपटने की समझ विकसित करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारे उद्देश्य होते हैं, यानी कि द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में से किसने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया था? सिकंदर ने, अंगुलीमाल ने, मीर जाफर ने, मोहम्मद साहब ने। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए किसने शांति का पाठ पढ़ाने के अथक प्रयास किया? तो दोस्तों शांति का पाठ पढ़ाने का अथक प्रयास यहाँ पे देखिए आपके जो मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने शांति का पाठ पढ़ाने का अथक प्रयास किया। ये पैगंबर है मोहम्मद साहब। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य कहाँ से नहीं प्राप्त होते हैं? तो युद्ध से, संस्कृति से, नैतिक शिक्षा से, वैज्ञानिक शोध से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शांति शिक्षा से संबंधित मूल्यों की बात हो रही है। दोस्तों कहीं युद्ध से मूल्य प्राप्त होंगे? कभी नहीं प्राप्त होंगे, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मूल्य नहीं प्राप्त होते हैं, ये आप नहीं जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जल्दी में हम नहीं पढ़ना भूल जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? आंतरिक सहज प्रवृत्ति का विकास, हिंसा को अपनाना, शांति के आवश्यकता की समझ और आंतरिक शांति का विकास। तो दोस्तों कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है पूछा जा रहा? हिंसा को अपनाना। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत ये ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ पर हिंसा को अपनाना शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, यानी कि ब ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, शांति की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो अहमग्रस्तता, स्वार्थपरता, भाईचारा, पर निंदा। तो दोस्तों देखिए इसमें कौन सा गुण आवश्यक है पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए इसमें सारे गुण तो है नहीं, इसमें ज्यादातर अवगुण है। अहमग्रस्तता भी अवगुण है, स्वार्थपरता भी अवगुण ही है, पर निंदा यानी कि दूसरे की निंदा करना, बुराई करना, ये भी अवगुण है। तो इसमें गुण क्या है? भाईचारा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सा। अब दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में है, शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन निम्नांकित में से किस कथन द्वारा नहीं होता है? भावी पीढ़ी के लिए, समाज की सरसता के लिए, राष्ट्रों में मैत्री के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन निम्न में से किस कथन द्वारा नहीं होता है पूछा गया है। तो दोस्तों नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भावी पीढ़ी के लिए तो होता है ये शांति शिक्षा। शांति शिक्षा के अंतर्गत हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए शांति में वातावरण देते हैं, ये कम है क्या? और समाज की समरसता के लिए भी है, राष्ट्रों में मैत्री भाव रहे इसके लिए भी है। लेकिन दोस्तों प्रकृति का जो भी संसाधन है प्रकृति के, उनका अंधाधुंध दोहन के लिए ये नहीं है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा द। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है? न्याय आधारित विकास है और विभिन्न देशों में व्यापार, शांतिपूर्ण विकास और शांति का प्रत्यय। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके 14 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है पूछा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे जब ध्यान से देखेंगे इसके सारे ऑप्शन, तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा कि विभिन्न देशों में जो व्यापार है ये नहीं है। यहाँ पे देखेंगे निम्नांकित में से कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है। तो न्याय आधारित विकास तो आवश्यक है, शांतिपूर्ण विकास भी आवश्यक है, शांति का प्रत्यय भी आवश्यक है, लेकिन विभिन्न देशों में व्यापार ये आवश्यक नहीं है। अब दोस्तों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर, निम्नांकित में से किसे शांति के कौशल के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता? तदानुभूति, समूह कार्य, कृषि कार्य, समस्या समाधान।
तो दोस्तों शांति के कौशल के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता है। तदानुभूति और समूह कार्य ये तो होगा दोनों ही, और समस्या समाधान भी होगा, लेकिन कृषि कार्य ये शांति के कौशल के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। अब यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? अहिंसा एवं करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन है, और हिंसा एवं विवाद। तो दोस्तों निम्नांकित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? तो दोस्तों आपको देखिए इसमें निगेटिव क्या दिख रहा है, अहिंसा एवं करुणा तो है ही, मस्तिष्क का खुलापन भी होना चाहिए जो हमारे पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है, और न्याय, ये सारे गुण हैं। लेकिन दोस्तों हिंसा एवं विवाद ये अवगुण है, यह एक तरह से निगेटिव है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं पूछा है, तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नांकित में कौन शांति मूल्य है? बाह्य शांति की खोज, राष्ट्रीय विकास पर बल, विवादों का हिंसात्मक समाधान, और सकारात्मक सोच। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कौन शांति मूल्य नहीं है? बाह्य शांति की खोज ये है, राष्ट्रीय विकास पर बल ये भी है, और विवादों का हिंसात्मक समाधान ये भी है, लेकिन सकारात्मक सोच आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये व्यक्तिगत हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जो शांति की बात होती है वो सामूहिक रूप से होती है, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे सकारात्मक सोच ये व्यक्तिगत हो जा रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 18 नंबर, किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज सर्वमान्य है? वुडवर्थ, सोएन, आलपोर्ट, कैटल। तो दोस्तों आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा आज सर्वमान्य है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नांकित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य की बात हो रही है, तो विलक्षणता व्यक्तित्व की विशेषता है। यहाँ पे देखिए विलक्षणता व्यक्तित्व की विशेषता ये सत्य है दोस्तों। यहाँ पे असत्य की बात कर रहा है, व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक होते हैं, व्यक्तित्व में परिवर्तनशील एवं नम्यता होती है, व्यक्तित्व में सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ब ऑप्शन जो है, ब ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको इसमें कह रहा है कि व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक होते हैं। दोस्तों ये सही नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि सब हमारे जो सभी गुण हैं हमारे व्यक्तित्व के वो सभी आनुवांशिक नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? दृढ़ निश्चय एवं संकल्प, यदा कदा अभ्यास, नियमित जीवन, दंड एवं पुरस्कार। तो दोस्तों अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? यदा कदा अभ्यास, यानी कि अच्छी आदत डालने के लिए हमेशा अभ्यास करना चाहिए, तभी हमारा जो अच्छी आदत होगी वो हमारे अंदर विकसित होगी। तो यहाँ पे यदा कदा अभ्यास करेंगे तो अच्छी आदत नहीं पड़ेगी। आगे चलिए देखते हैं 21 है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन स्व जागरूक बालक की विशेषता बताता है? वह विद्यालय का सर्वोत्तम विद्यार्थी होता है, परिवार व पास पड़ोस में सभी उसे प्यार करते हैं, वो अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है, उसकी आदतें जन्मजात होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्व जागरूक बालक की विशेषता बतानी है, तो यहाँ पर आपको स्व जागरूक बालक जो होगा वो अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है, यानी कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं हमारे व्यवहार से दूसरों को क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि कहीं हमारे व्यवहार से किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रही, कहीं हम किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे हैं, या फिर हमारे व्यवहार से लोग प्रसन्न हो रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पर इस तरह की सोच रखने वाला जो बालक है वो स्व जागरूक है, यानी कि उसे अपने व्यवहार के विषय में पता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सा। चलिए आगे देखते हैं 22, निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है? खुलापन, बहिर्मुखता, स्नायु विकृति, सामाजिकता। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप व्यक्तित्व के गुणों के 5 गुणों में शामिल नहीं है, ये है आपका सामाजिकता। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? स्वभाव जन्मजात गुण है, स्वभाव जन्मजात गुण है,
स्वभाव एवं आदत दोनों जन्मजात गुण हैं। व्यक्तित्व वंश परंपरा एवं वातावरण का जोड़ है। शांति एक पारिवारिक समस्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी कि और बाकी सब असत्य है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या सत्य? स्वभाव एक जन्मजात गुण है, यानी कि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर है वो हमें जन्म से ही मिलता है, यानी कि हम जन्म से ही लेके पैदा होते हैं। कुछ लोग देखिए जन्म से ही जिद्दी होंगे, कुछ लोग जन्म से ही शांति प्रिय होंगे। तो यहाँ पे जो स्वभाव होता है वो जन्मजात होता है स्वभाव। और यहाँ पे देखिए जो गलत आंसर क्या थे कि स्वभाव एवं आदत दोनों जन्मजात हैं। आदत जन्मजात नहीं होती है, हम आदत जो होता है ना उसको हम अर्जित करते हैं, सीखते हैं। और वंश परंपरागत एवं वातावरण को जोड़ता है। व्यक्तित्व जो है वंश परंपरा और वातावरण को जोड़ता है, ये भी सही नहीं है। और शांति एक पारिवारिक समस्या, ये भी सही नहीं है। यानी कि आज जो है ये आपका कथन सही है, बाकी सब गलत है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, साथी समूह में बच्चा किसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है? अपने जाति के साथी के प्रति, समूह के नेता के प्रति, पड़ोस के साथी के प्रति और विपरीत लिंग के सदस्य के प्रति। दोस्तों साथी समूह में बच्चा किसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है? तो वो उत्तरदायी समझता है समूह के नेता के प्रति। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। बोध के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अक्सर आपके देखिए यहाँ पे नहीं है, जोड़ देता है लास्ट मिला के। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? बोध यह जटिल मानसिक प्रक्रिया है, यह अर्जित योग्यता है, यह सामूहिक होता है, यह बाह्य जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सत्य नहीं है पूछा गया है। तो आपको ये जो बोध होता है ये एक सामूहिक होता है, ये कोई सत्य नहीं है। यहाँ पे ये सामूहिक होता है लिखा ना, तो ये बोध सामूहिक नहीं होता है। बोध का मतलब क्या है? हमारे अंदर ज्ञान, जो कभी भी आप अगर कोई भी चीज़ शांत मन से नहीं सोचेंगे या किसी भी चीज़ के बारे में जब तक आप खुद से नहीं जागरूक होंगे, खुद से नहीं समझेंगे, तब तक आपको उस चीज़ के बारे में बोध और ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए बोध सामूहिक होता है, ये सत्य नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सभी यहाँ पे साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो साथी संबंधों में विविधता के विषय में सत्य कथन नहीं है। इसे देखना, आपसी संबंध में लगाव की मजबूती और यहाँ पे सामाजिक आर्थिक स्थिति और जाति धर्म जीवन लक्ष्य की समानता। तो यहाँ पे देखेंगे साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कथन सत्य नहीं है दोस्तों, जीवन लक्ष्य की समानता ही हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे 27 है, आक्रामकता के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इस पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, शांति के लिए आक्रामकता आवश्यक है, किशोरों का आक्रामक व्यवहार अशाब्दिक होता है, असहयोगात्मक आवृत्ति के विकास को आक्रामकता नियंत्रित की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आक्रामकता के विषय में कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो आक्रामकता के विषय में दोस्तों कौन सा कथन सत्य होगा? ये आपका हो जाएगा जो किशोरों का आक्रामक व्यवहार होता है वो अशाब्दिक होता है, यानी कि वो अपने आप को आक्रामक बना लेते हैं और वो मतलब वहाँ पे वो अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करते, कहीं ना कहीं वो अपने आप में जीवन के साथ समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो आक्रामक हो जाते हैं। क्योंकि एक तरफ तो उन्हें ये लग रहा है कि वो बिल्कुल सही है और दूसरी तरफ उन्हें ये लगता है बिल्कुल गलत है। तो वो जीवन के जो ये कठिन समय होता है किशोरावस्था, उसमें वो सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं और आक्रामक हो जाते हैं और उनके पास उस समय कोई शब्द नहीं होता है, एक तरह से वो अशाब्दिक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर का, निम्नांकित में से कौन सा कारक रसेल के अनुसार चरित्र का आधार नहीं है? तो दोस्तों देखिए जीवन शक्ति, साहस, संवेदनशीलता, नैतिकता। तो यहाँ पर रसेल के अनुसार चरित्र का आधार नहीं है। तो दोस्तों ये हमें देखना है, यहाँ पे जीवन शक्ति, साहस, संवेदनशीलता है, लेकिन चरित्र में नैतिकता को इन्होंने आधार नहीं माना है। तो ये आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सी नैतिकता की विशेषता नहीं है?
यह समान हेतु कल्याण करना, समूह के मानदंडों के अनुरूप व्यवहार, सार्वजनिक कल्याण, आंतरिक प्रेरणा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है नैतिकता की विशेषता नहीं है, यह समान हेतु कल्याण करना, ये नैतिकता की विशेषता नहीं है, आपको क्लियर ही दिख रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नांकित में से समाज अनुकूल व्यवहार नहीं है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। तो दूसरों का हित करना, पुरस्कार की इच्छा रखना, यातायात के नियमों का पालन करना, स्वेच्छा से दान देना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समाज अनुकूल व्यवहार नहीं है, तो ये आपको ध्यान से देखिए, आपको तुरंत ही पता चल जा रहा है कि पुरस्कार की इच्छा रखना समाज अनुकूल व्यवहार नहीं है। यानी कि दोस्तों पुरस्कार की अगर हम इच्छा रख रहे हैं लेकिन अगर हम उस लायक नहीं है तो ये समाज के अनुकूल होगा क्या? समाज जिसको उस योग्य समझेगा उसी को पुरस्कृत करेगा, उसी की बड़ाई करेगा, उसी को ही अपना आदर्श मानेगा। अब यहाँ पे देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा में चरित्र पर व्याख्यान, टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण, विद्यालय का असहयोग। चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारा जो चरित्र है, हमारा जो कैरेक्टर है, उसके विकास के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चरित्र के विकास के लिए कक्षा में चरित्र की व्याख्यान करना और टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण और विद्यालय का असहयोग। इसमें आपको दोस्तों देखिए, इसमें जो आपका सही आंसर होगा, इसको देखिए, अगर कोई भी सदाचार युक्त पर्यावरण का निर्माण कर रहा है तो उसमें चरित्रवान व्यक्ति अपने आप बनेगा, क्योंकि जब सदाचार रहेगा तो कहीं ना कहीं हम अपने व्यवहार को विनम्रता पूर्वक रखेंगे, हम अपना व्यवहार जो किसी से भी करेंगे, किसी से भी किसी भी तरह का जो व्यवहार करेंगे वो सर्वमान्य होगा। तो यहाँ पे सदाचार युक्त वातावरण जो होता है वो चरित्र विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वाटसन ने व्यवहार के लिए किसको महत्वपूर्ण माना है? उद्दीपन व अनुक्रिया दोनों को और चेतना को। तो दोस्तों वाटसन जो है ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, तो वाटसन ने किसको महत्वपूर्ण माना व्यवहार के लिए? दोस्तों उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों को ही इन्होंने व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण माना, क्योंकि उद्दीपन के अकॉर्डिंग ही अनुक्रिया होती है, यानी कि हमारा व्यवहार होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा व्यवहार होगा। अब यहाँ पे आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा 32 का। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, नए अनुबंधन का निर्माण होता है खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से, खोज एवं अनुकूलन से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नया अनुबंध ये आपका होगा का जो निर्माण होता है वो अनुकूलन के नियम से होता है। आगे चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नांकित में से कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए, यहाँ पे देखेंगे, निर्माणकारी व्यवहार हेतु नहीं अपनाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए निम्नांकित में से कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार हेतु नहीं अपनाई जाती है? यानी कि यहाँ पे कौन सा व्यवहार है जो नहीं अपनाया जा रहा परिवार के द्वारा? तो घर का वातावरण, बच्चे से व्यवहार, शिक्षा को महत्व देना, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए नहीं व्यवहार के निर्माण हेतु नहीं अपनाई जाती है? वो दोस्तों है यहाँ पे सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। तो यहाँ पे ये रणनीति होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों अवांछित व्यवहार यानी कि जो व्यवहार वांछनीय नहीं है उसको हतोत्साहित करना। अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? पुरस्कार का प्रयोग, निष्पक्ष रहना, माना कि बच्चा ठीक नहीं है, नियमित दिनचर्या का पालन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शिक्षक को ये नहीं करना चाहिए, माना कि बच्चा ठीक नहीं है। तो यहाँ पे अवांछित व्यवहार है, फिर भी आप बच्चे को एक तरह से प्रोत्साहित कर रहे हो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे 36 है, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सभी छात्रों से एक ढंग से कार्य करवाना, कठोर दंड देना, स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण
और व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। तो दोस्तों यहाँ पर सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया है। शिक्षक को क्या करना चाहिए पूछा गया है। सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना चाहिए, यानी कि जो भी व्यवहार बालक कर रहा है उसके लिए विकल्प रखना कि अगर आप ये नहीं करते हो तो इस तरह से करोगे तब भी ये हमारे समाज में मान्य होगा। तो इस तरह से सकारात्मक व्यवहारिक सहायता भी मिलेगी बच्चों को और कहीं ना कहीं उनका जो आत्मबल है वो भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है। मौखिक हिंसा की बात हो रही दोस्तों, हमने आपको हिंसा बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। मारना, धक्का देना, गालियां देना, सामाजिक बहिष्कार। तो दोस्तों आपको पता है मौखिक यानी कि मुंह के द्वारा दिया गया जो वचन है वो जिसमें गालियां, ये मौखिक हिंसा के अंतर्गत आएगा, जहां पर हम अपने वाणी के द्वारा किसी पर हिंसा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 38 नंबर है, मीडिया की श्रेणियां हैं। लोक संचार माध्यम, जन संचार माध्यम, मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया, उपर्युक्त सभी। दोस्तों मीडिया के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, जिसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो यहाँ पे देखिए लोक संचार माध्यम हो या जन संचार माध्यम हो या मुद्रित माध्यम हो, ये सभी मीडिया की श्रेणियां हैं। तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि द ऑप्शन आपका सही जाएगा। यहाँ पे देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 39 है, गांधी जी ने भारतीय दर्शन को विकसित किया। तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा, समाज दर्शन और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गांधी जी ने भारतीय दर्शन को विकसित किया उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पे शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है या दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है, यह कथन किसका है। तो स्पेंसर, प्लेटो, जॉन एडम्स और डीवी। तो दोस्तों शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है या दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है, ये कथन है जॉन एडम्स का। गांधी जी के अनुसार क्वेश्चन 41 है, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि होनी चाहिए, शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षण पुस्तकीय ना होकर क्राफ्ट केंद्रित हो और शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को आत्मनिर्भर बना सके और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर आपने गांधी जी के बेसिक शिक्षा या फिर हम कह सकते हैं वर्धा शिक्षा के विषय में पढ़ा तो आपको ये आंसर एकदम क्लियर होगा कि गांधी जी ने शिक्षण का जो माध्यम बनाया था वो मातृभाषा बनाया था और साथ ही साथ पुस्तकीय ज्ञान ना होकर के शिक्षण क्राफ्ट केंद्रित होना चाहिए, जहाँ पे बच्चा कुछ क्रिएटिविटी करके सीखे और साथ ही यहाँ पे शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को आत्मनिर्भर बना सके। ये तीनों ही पॉइंट इसमें, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नांकित में से कौन सा हिंसा का मोर्चा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए भ्रष्टाचार, मनोवैज्ञानिक हिंसा, क्लासिज्म और धमकी देना। दोस्तों यहाँ पे हिंसा का मोर्चा जो है वो क्या है, वो भ्रष्टाचार है। जब हिंसा बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए निम्नांकित में से कौन सा विकल्प हिंसा के मुख्य 5 खतरों में शामिल नहीं है। तो सामाजिक खतरा, धार्मिक खतरा, भौगोलिक खतरा और आर्थिक खतरा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सामाजिक खतरा भी है, धार्मिक खतरा भी है और आर्थिक खतरा भी है, लेकिन भौगोलिक खतरा नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो दोस्तों किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण हल करने की प्रक्रिया में कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है, इसमें देखना विवाद के स्रोत की पहचान करना, घटना की पूर्व विश्लेषण, न्याय की स्थापना और अनुबंधन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शामिल नहीं है पूछा जा रहा है, तो न्याय की स्थापना ये शामिल नहीं है। शांतिपूर्ण हल की बात यहाँ पे हो रही है, शांतिपूर्ण विवादों का हल की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया। महावीर स्वामी ने, अरविंद घोष ने, महात्मा बुद्ध ने, विवेकानंद ने। तो दोस्तों सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया है महात्मा बुद्ध जी ने। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, सा।
क्वेश्चन नंबर 46 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है वैदिक दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में और योग दर्शन में। तो दोस्तों अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो दोस्तों ये किसमें है? ये जैन दर्शन में है। ये आपका 46 का क्या सही हो जाएगा? सा। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया अरविंद घोष ने, टैगोर ने, महात्मा गांधी ने और विवेकानंद ने। तो दोस्तों देखिए, जहां पर भी सत्य और अहिंसा की बात होगी, सत्याग्रह की बात होगी, तो वहां पे कौन आएंगे? महात्मा गांधी जी आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 48 है, निम्नवत में से कौन सी घटना को तनाव का स्रोत कह सकते हैं? खेलना, घूमना, ध्यान लगाना और विवाद होना। तो दोस्तों देखिए, अब तनाव आ रहा है तो तनाव में तो घूमना, खेलना, ध्यान लगाना ये सब तो आएंगे नहीं, लेकिन विवाद जरूर आएगा। तो ये आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है एकाग्रता, आसन लगाना, अनुशासन, चित्त वृत्तियों का निरोध। तो दोस्तों पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ होता है चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी हमारे अंदर जो भी हमारा मन है वो इधर उधर ना भटक करके एक एकाग्र हो पाए, यानी कि हम योग के माध्यम से अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र कर पाते हैं। तो यहाँ पर योग का अर्थ यही होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। निम्नोक्त में से कौन अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है? यम, आसन, प्रणाम और प्रत्याहार। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए प्रणाम नहीं होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है, लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में निम्नोक्त में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो लोकतंत्र की बात हो रही है, मूलभूत सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, पंथ निरपेक्ष और जातिवादता। तो दोस्तों जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया कि लोकतंत्र की बात हो रही है तो स्वतंत्रता भी होगी, पंथ निरपेक्षता भी होगी और समानता भी होगी, लेकिन जातिवादता ये सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नांकित में से संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 का ए में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में। दोस्तों मूल कर्तव्यों का उल्लेख है भाग 4 के ए में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ये सब मैंने सामाजिक अध्ययन में भी पढ़ाया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये आप क्लियर याद कर लीजिए, क्योंकि ये अगर इस तरह के ऑप्शन दिए रहेंगे तो ये आपको कंफ्यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, गांधी जी के अनुसार बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए शिक्षक में गुण होने चाहिए। विषय पर पूरी पकड़, नवीन एवं रुचिकर शिक्षण विधियों को प्रयोग करना, चरित्रवान होना, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी यहाँ पे है। तो यहाँ पे गांधी जी के अनुसार बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए शिक्षक में गुण होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि शिक्षक में वो सारे गुण होने चाहिए, क्योंकि शिक्षक का जो चरित्र है वो भी अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर नवीन ज्ञान को यूज करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि वो नई नई चीज़ों का अपने बच्चों के साथ प्रयोग करे, जिससे कि उनका जो शिक्षण कार्य है वो रुचिकर हो, बच्चे चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखें और विषय पर उसकी पूरी पकड़ भी होनी चाहिए। तो ये दोस्तों आपका 54 का उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य थे गरीबों की यथासंभव सहायता करना, स्वामी रामकृष्ण की शिक्षाओं एवं वेदांत का प्रभावशाली ढंग से प्रचार करना, जन कल्याण के लिए शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों स्वामी रामकृष्ण की शिक्षाओं का वेदांत का प्रभावशाली ढंग से प्रचार करना। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, तो ये अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे, क्योंकि दोस्तों ये पूरा जनहित या जन कल्याण के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी था। तो यहाँ पे द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित किया गया 1886, 1986, 1996, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित किया गया था 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 1663, 1660, 1863, 1963। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1863 में, यानी कि आपका 100 ऑप्शन सही हो जाएगा।
और चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कब मानवाधिकारों की घोषणा की गई? तो दोस्तों निम्नांकित में से कब मानवाधिकार की घोषणा की गई? तो आपको पता है मानवाधिकार दिवस, इसमें आप देखेंगे तो आपको 2 जगह 10 दिसंबर दिखा है, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मानवाधिकार के घोषणा की गई है, दिवस की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि कब मानवाधिकारों की घोषणा की गई। तो ये घोषणा दोस्तों की गई थी 9 दिसंबर 1948 को। मानवाधिकार दिवस तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए 59 है, निम्नांकित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? परिवार का वातावरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनैतिक हस्तक्षेप, नैतिक आचरण। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे सटीक आंसर होगा नैतिक आचरण। अब यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 60 है, धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कथनी और करनी में अंतर रखना, स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना, नागरिक शास्त्र विषय का शिक्षण, और इनमें शिक्षक का कोई महत्व नहीं रखता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए धार्मिक सहिष्णुता के विषय विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखना चाहिए। यानी कि धार्मिक सहिष्णुता जहाँ पे हम एक शिक्षक अपने बच्चों को तभी अच्छी बातें सिखा सकता है, तभी वो चरित्रवान बना सकता है जब वो खुद चरित्रवान हो। यानी कि जब वो खुद अच्छी आदतों का विकास उसमें होगा, तभी वो अपने बच्चों में अच्छी आदतें ला पाएगा, अपने छात्रों में अच्छी आदतों का विकास कर पाएगा। तो यहाँ पे धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को स्वयं धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना होगा। अब आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? देश में जातिवाद, असामान्य आर्थिक विकास, पंथ निरपेक्षता, व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। दोस्तों देखिए आपको साफ आंसर दिख रहा है कि पंथ निरपेक्षता जो है ये राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है? विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, विभिन्न देशों के लोगों का आपसी कटुता, विभिन्न देशों के लोगों का आपसी वैमनस्यता, विभिन्न देशों में भ्रमण करना। तो दोस्तों वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। आपको अगर आपने इस चैनल के माध्यम से डिटेल स्टडी नहीं की है शांति शिक्षा सतत विकास की, तो दोस्तों आप जरूर जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, आप उससे जरूर एक बार फास्ट रिवीजन सारे कर लीजिए सारे वीडियोस से, क्योंकि दोस्तों वो आपके लिए बहुत काम की वीडियोज हैं जहाँ पे आपको पूरी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण का मतलब होता है भूमंडलीकरण, जिसमें विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य होता है, जहाँ पर हम एक दूसरे के जो भी आपसी पड़ोसी देश हैं या फिर विश्व के जो भी देश हैं वो एक दूसरे से लेन देन से लेकर के जो भी विश्व की समस्याएं होती हैं उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो सही आंसर होगा वो आपका आ हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैश्वीकरण के विकास में सर्वाधिक बाधक है? भौतिक व्यवधान, राजनीतिक व्यवधान, मनोवैज्ञानिक व्यवधान, आर्थिक व्यवधान। तो दोस्तों वैश्वीकरण के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व की बात यहाँ पे हो रही है, तो दोस्तों वो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक व्यवधान, ये सबसे ज़्यादा बाधक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, असीमित संसाधन और सामाजिक। तो दोस्तों यहाँ पे सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा आयाम नहीं है पूछ रहा है, तो असीमित संसाधन ये आयाम नहीं है। ये आपका असीमित संसाधन। दोस्तों देखिए जो सतत विकास है इसमें ये हमेशा ध्यान रखा गया है कि जो हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं प्रकृति के द्वारा दी हुई, उनको हम बार बार रिसाइकल करके भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम इसी तरह से प्रकृति के जो भी प्रदान की गई चीज़ें हैं जैसे खनिज, तो उसको अगर हम इसी तरह से इसी स्पीड में अगर यूज करते रहें तो वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो
यहाँ पे पूछ रहा है कि सतत विकास का आयाम कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे असीमित संसाधन ये आयाम नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, सतत विकास क्यों आवश्यक है? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग और असंतुलित विकास। तो दोस्तों 65 का जो सही आंसर होगा, सतत विकास आवश्यक है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई 1948 को, 1949 को, 1950 को, 1951 को। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई थी 1948 को। अभी आपने पढ़ा 1948, 9 दिसंबर 1948। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 है, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है अलग से कक्षा की व्यवस्था समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। तो दोस्तों शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। शांति शिक्षा जो है इसकी कोई पर्टिकुलर अलग से क्लास नहीं, बल्कि इसको हम सारे विषयों में, सारी कक्षाओं में शांति शिक्षा का पाठ अपने छात्रों को पढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन 68 है, देखिए, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उच्च कोटि की प्रार्थना करके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है सद्गुणों का विकास करके, कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, कि उच्च कोटि की प्रार्थना करा के, कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा। तो बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है दोस्तों। अगर हम विद्यालय की बात करें तो वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, या एक शिक्षक का जो शिक्षण कार्य है वो गुणवत्तापूर्ण हो, जहाँ पर बालक को अपने विषय से संबंधित जानकारी हो ही, साथ ही साथ शांति शिक्षा के विषय में भी उसे बताया जाए, और साथ ही उसको हर तरह से शिक्षण कार्य प्रोवाइड किया जाए जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो, यहाँ पे बात है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया है कि प्रकृति और मानव जगत के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, शिक्षक और बच्चों के बीच। तो दोस्तों शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। किसके बीच? ये दोस्तों प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य बैठाती है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्व भारती की स्थापना की महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, दयानंद सरस्वती ने। तो दोस्तों विश्व भारती की स्थापना की थी यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो बाद में क्या बन गया था? शांति निकेतन। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 में है, निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? सामाजिकता, एकांत प्रियता, स्वार्थपरता और खुलापन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका व्यक्तित्व के जो भी गुण हैं उनमें खुलापन शामिल है, और बाकी यहाँ पे ये शामिल नहीं है। स्वार्थपरता भी बिल्कुल नहीं होगा, एकांत प्रियता भी बिल्कुल नहीं होगा। और आगे चले देखते हैं क्वेश्चन में 72। बंधन का निर्माण होता है खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से, खोज और अनुकूलन से। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊ का मतलब उद्दीपन और अनुबंधन का निर्माण होता है किससे? अनुकूलन के नियम से। तो दोस्तों 72 का क्या आंसर होगा? स। क्वेश्चन नंबर 73 है, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की थी। दोस्तों देखिए वही क्वेश्चन फिर आपका आ गया। अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद। दोस्तों शांति निकेतन विश्व भारती का ही चेंज रूप, यानी कि विश्व भारती को बाद में शांति निकेतन का नाम दिया गया था। तो यहाँ पे आपका 73 का आपका सही आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 74 है, निम्नांकित में कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत हैं?
बंधुत्व, जातिवाद, समानता। बंधुत्व, जातिवाद, समानता, इसमें एक निगेटिव आ गया। संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता। स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता। स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता। तो दोस्तों देखिए स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, समाजवाद और समानता, यानी कि सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लोकतंत्र की बात हो रही है तो दोस्तों यहाँ पे आपको पॉजिटिव भी देखना है और साथ ही लोकतंत्र के लिए जो हितकारी है उसके बारे में सोचना है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता भी है, समाजवाद भी है और समानता भी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी जातिवाद आ गया, इसकी वजह से गलत हो गया। यहाँ पे भी जातिवाद आ गया। यहाँ पे देखिए बहिर्मुक्तता, ये नहीं रहेगा। तो एक तरह से यहाँ पे देखिए पॉजिटिव तीनों है तो सा वाला है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया, कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्ष 2001 से 2010 तक, वर्ष 2002 से 2011 तक, वर्ष 1999 से 2008 तक, वर्ष 2005 से 2014 तक। दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आ। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन कथन किसका है? ये रूसो, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन और कार्ल मार्क्स। दोस्तों देखिए लोकतंत्र का जो परिभाषा दिया है वो दिया अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र शासन की वो प्रणाली जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए ही होता है, ये कथन था अब्राहम लिंकन जी का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये आप ऑप्शन सही कर लीजिएगा ब। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि, महर्षि विश्वामित्र। तो दोस्तों आपको पता है योग दर्शन के जो प्रणेता हैं वो हैं महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 78 है, तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है, सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो तकनीकी नहीं है पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 78 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तकनीकी नहीं है, सदैव चिंताग्रस्त रहना, ये तकनीकी नहीं है। तो 78 का दा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मैंने आपको बताया कि इसको आप लर्न कर लीजिए क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं ना बहुत कंफ्यूज करते हैं। सब में ऐसे 26 दिसंबर देखिए, नवंबर, 26 जनवरी, तो इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है, प्राणायाम, आसन, विधि, विधान, ध्यान। तो दोस्तों अष्टांगिक योग में शामिल नहीं है, तो प्राणायाम भी शामिल है, आसन, ध्यान ये सब शामिल है, लेकिन विधि विधान नहीं शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो गया। तो दोस्तों आपके यहाँ पे पवन सीरीज के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो सारे आज इस वीडियो में कवर हो गए हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों गर्मी में आपके लिए वीडियोज बनाना बहुत ही बड़ा टास्क होता है और दोस्तों आपके हिंदी विषय में भी पवन सीरीज पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, वो टोटल 5 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। तो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे विषयों की और साथ ही नोट्स वगैरह जो भी बनाए गए सबकी लिंक आपको प्लेलिस्ट आपकी लिंक के रूप में रहेगी। तो वो आप अगर एक प्लेलिस्ट को टच करेंगे जो लिंक दी गई है तो आपके सारे वीडियोज उस विषय से संबंधित ओपन हो जाएंगे। तो आपको अगर क्लास देखनी है तो क्लास देखिए या आपको सीरीज पढ़नी है तो सीरीज पढ़िए। और दोस्तों आपके लिए सारे वीडियोज विदाउट एड आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर मिल जाएंगे और साथ ही आपको सारे नोट्स भी और पीडीएफ सब कुछ आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पे मिल जाएगा। अब और आपको दोस्तों वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप ज़रूर अपलोड करिए ऐप को। तो फ्रेंड्स आपके लिए सारे लिंक अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में और साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट भी बनाई गई, उससे भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। और दोस्तों आपके लिए इस चैनल के माध्यम से हिंदी, सामाजिक अध्ययन और साथ ही साथ शांति, शिक्षा एवं सतत विकास की मास्टर वीडियो बना दी गई है। आप उसको चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं सारे विषयों की अलग अलग। तो इस तरह से आपका दोस्तों पूरी तैयारी हो जाएगी। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट करिए और आपके लिए दोस्तों जो नोट्स बनाए गए हैं उससे तो आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। आपके पास अगर टाइम हो किसी भी तरह से मैनेज करके आप वीडियोज को देखिए जिससे कि आपको कहीं भी कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए जब आप पहली बार पढ़ेंगे चाहे कोई भी चैप्टर हो, जातिवाद, सांप्रदायिकता, हिंसा,
तो ये सब थोड़ा सा टफ लगेंगे, लेकिन जब आप दोस्तों एक बार क्लास ले लेंगे ना तो वहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप क्लास को ज़रूर अटेंड करिए और इसी तरह से दोस्तों आप अपनी मेहनत जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।